गुड मॉर्निंग सभी को। मैं मनोज राणा मिशन मंजिल की तरफ से आप सभी को जोहार। आज 11th कॉमर्स के लिए 11th कॉमर्स के लिए फिर हम एक सेट लेके आए हैं। एक सेट को फिर हम लोग बहुत बारीकी अब बहुत तरीके से हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, किस ढंग से बनाएंगे, है ना। फिर हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चन का एक सेट है। 40 क्वेश्चन का जो एक सेट है उस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से हम लोग देखेंगे, है ना। बारीकी से देखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कहता व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड, मतलब पुस्तपालन और लेखाकर्म की पहली पुस्तक कब आई थी। पहली पुस्तक कब आई थी? तो लेखाकर्म की पहली जो पुस्तक आई थी हम लोग को 1494 में। इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। इसको लाने वाले जो व्यक्ति थे लुकास पेसियोली, जिसको एक तरीका से देखेंगे, है ना, तो कॉमर्स को पिता बोला जाता है। कॉमर्स के फादर्स कौन है? लुकास पेसियोली। कौन है? लुकास पेसियोली। ये कहाँ के व्यक्ति थे? इटली के वेनिस नगर। इटली में वेनिस नगर, इटली के वेनिस नगर अब 1494 में लाया था। कब लाया था? 1494 में। 1494 में। दूसरा क्वेश्चन चलेंगे। 2000 मूल्य की माल, 2000 मूल्य के बिक्रे के बाद वित्तीय वर्ष का अंतिम स्टॉक 10,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक 2000 मूल्य की माल के बिक्रे के बाद, मतलब 2 लाख का मैंने माल बेच दिया। 2 लाख का मैंने माल बेचा, उसके बेचने के बाद क्लोजिंग स्टॉक रह गया 10,000 का। तो किस प्रकार का एक तरीका से क्या है? एक इवेंट है, एक ट्रांजैक्शन है, लेन देन के साथ एक घटना है, और ना लेन देन है ना घटना है। तो इसको देखेंगे कि जब क्वेश्चन में लेन देन हो, और लेन देन होने के बाद यदि क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो वो घटना कहलाता है। यदि लेन देन हो और क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा, लेन देन हो और क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा, तो एक तरीका से हम लोग ट्रांजैक्शन बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, इसलिए ये घटना हो जाएगा, एक इवेंट है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलेंगे आगे हम लोग आगे। क्या है? फिक्स एसेट्स इंक्लूड। इसमें फिक्स एसेट्स कौन है उसको छाटिए, कौन क्या दिया हुआ है। तो फिक्स एसेट्स में यदि हम लोग एसेट्स के बारे में बात करते हैं, तो एसेट्स में यदि हम लोग आते हैं तो पहला होता है नॉन करेंट एसेट्स, एक होता है करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट आता है। क्या आता है? फिक्स एसेट्स में 2 एसेट्स होता है। एक होता है टांजेबल और एक होता है इनटांजेबल। टांजेबल एसेट्स वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्चर फिटिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, है ना। मोटर व्हीकल के बाद कंप्यूटर। इनटांजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ये सब आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कहता है कि जो फिक्स एसेट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, पेमेंट इन एडवांस नहीं है, फर्नीचर है, तो ये होगा फर्नीचर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। कौन सा खर्च नहीं है, कौन सा व्यय नहीं है? खर्च सैलरी पेमेंट है, व्यय है क्योंकि पेमेंट करना पड़ता है। रेंट
परचेज, ये तीनों पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन ड्राइंग को पेमेंट करना नहीं पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। आगे चलेंगे। कहता है एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता, विच फ्रॉम द अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय ए बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन लेखांकन को किस स्वरूप को अपनाता है, लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है, तो हम लोग देखेंगे जो एक बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन जो भी चीज का लेन देन करता है तो लेन देन वो नगद में करता है, पैसे के रूप में करता है, तो पैसे के रूप में लेन देन करेगा, जो वित्त के रूप में लेन देन करेगा। तो क्वेश्चन कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, सब अकाउंटिंग का पार्ट है, सब पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। तो लेकिन एक व्यवसायी जो जिस अकाउंट का उपयोग करेगा वो वित्त से रिलेटेड होता है, पैसा से रिलेटेड होता है, तो बी का उपयोग करेगा, ये वित्तीय लेखांकन का उपयोग करेगा। किसका करेगा, वित्तीय लेखांकन का उपयोग करेगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलेंगे। स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है। स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में कहता स्टॉक के मूल्यांकन का कौन से कथन सही है, कौन सा कथन क्या है, सही है। तो कौन सा कथन, तो कहता है कि स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य पर करेंगे, मार्केट प्राइस पर करेंगे, या लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम होगा उस पर करेंगे, लागत मूल्य अधिक होगा, नहीं, जो स्टॉक का मूल्यांकन होता है लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में कम होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला दिया हुआ है सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसाय इकाई चालू रहेगी। सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसाय इकाई चालू रहेगी, सतत कंटिन्यूअस चलता रहेगा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के अनुसार, कंटिन्यूअस प्रोसेस के अनुसार चलता रहेगा। वैसा व्यापार जो चलता रहेगा वो कभी बंद नहीं होगा, वो अनिश्चित का है ना, अनिश्चित काल, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। अस्थाई मतलब एक तरीका से अस्थाई है, दूसरा या अस्थाई टेम्पोररी, इनमें नन ऑफ दिस, तो नहीं, ये चलता रहेगा, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। कहता दोहरा लेखा प्रणाली का जनक लुकास पेसियोली निवासी थे। तो लुकास पेसियोली जो व्यक्ति था, दोहरा लेखा प्रणाली का जन्मदाता लुकास पेसियोली, कब, 1494 में। ये कहाँ था, तो अभी मैंने पहला क्वेश्चन में बताया, ये जो व्यक्ति थे लुकास पेसियोली व्यक्ति जो था वो जो इटली का था, कहाँ का था, इटली, और इटली के किस जगह पर, वेनिस नगर में, इटली के वेनिस नगर में, कब, 1494 में, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बी, इटली का वेनिस। दोहरा लेखा प्रणाली प्रत्येक सौदे के पहलू होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के जो पक्षकार होते हैं, हर लेन देन के लिए दो पक्षकार होना चाहिए, एक क्रेता विक्रेता तो होगा, बीच में मान लिया जाए दलाल आए नहीं है या नहीं, प्रेषक आए, कंसाइनमेंट आए या नहीं आए, उससे मतलब, लेकिन दो पक्षकार होना चाहिए, एक क्रेता होना चाहिए, एक विक्रेता, मतलब एक परचेजर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए। नहीं तो एक व्यक्ति अपने ही सामान को अपने खरीदेगा, अपने लेगा, वो ट्रांजैक्शन नहीं होता है, वो बिजनेस नहीं कहलाता है। बिजनेस वो तभी कहलाएगा जब उसमें एक पक्ष क्या होगा, खरीदने वाले होंगे, और एक पक्ष क्या होंगे, बेचने वाले होंगे। तो इसके हर लेन देन के लिए दो पहलू होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 9 का क्या मानेंगे हम लोग, सी मानेंगे। 9 नंबर में क्या मानेंगे, है ना, प्रत्येक दोहरा लेखा प्रत्येक सौदे के पहलू होते हैं, दो पक्षकार होते हैं। कहता है लेखांकन के नकदी आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाता है। लेखांकन के अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड। अंडर द कैश बेसिस से जो आधार होगा ऑफ अकाउंटिंग, व्ययों का रिकॉर्ड किस प्रकार के हैं, व्ययों का भुगतान किए जाने पर, व्यय देय होने पर, माल के विक्रय होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कहता है
कि यदि नगदी के आधार पर यदि लेन देन करते हैं, नगद लेन देन करते हैं, तो यदि नगद लेन देन करेंगे तो नगद का लेखा करेंगे, नगद का पेमेंट होगा, नगद रिसीव होगा। तो यहाँ बोलता है दे होने मतलब बाकी रहने पर, तो आउटस्टैंडिंग रहेगा तो इसका लेखा नगद में नहीं होगा। विक्रय होने पर तो यहाँ क्लियर नहीं किया है कि माल बेच रहे नगद में बेच रहा है, उधार बेच रहा है, ये भी कट जाएगा। इसके मतलब भुगतान किए जाने पर, तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलेंगे। मशीन का नगद करे, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश, नगद मशीन खरीदे। यदि मशीन नगद खरीदते हैं तो नगद मशीन खरीदेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन का इसका क्या होता है कि मशीन खरीदे तो मशीन आया, इसका यदि देखेंगे जनरल मशीनरी अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन भी मेरा एसेट होता है, कैश भी मेरा एसेट होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हम लोग, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो हम लोग यहाँ मशीनरी हो गया, यहाँ कैश हो गया, तो कहता मशीनरी खरीदे तो मशीन का वैल्यू बढ़ेगा, और कैश खरीदे तो कैश क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब ये एसेट साइड में एक एसेट्स का वैल्यू मतलब बढ़ा और एक एसेट्स का वैल्यू घटा, तो एक एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, एक एसेट्स का वैल्यू घटेगा, मतलब टोटल एसेट्स का योग बराबर होगा। मतलब टोटल एसेट्स का योग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो वही कहता है कि कुल संपत्तियों घटता है, डिक्रीज इन टोटल एसेट्स। एसेट्स घटता है नहीं, एसेट्स घटता नहीं, एक घट रहा है देखो बढ़ जा रहा है। कुल संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, हाँ यही है, कुल संपत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुल संपत्ति में वृद्धि करता नहीं, वृद्धि भी नहीं करता है ना। एगो बढ़ रहा है, एगो घट रहा है, एक की वृद्धि कर रहा है तो एगो तो घट जा रहा है, मतलब कोई संपत्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। डेबिट इनमें क्या संकेत देता है? डेबिट और क्रेडिट, डेबिट इसमें क्या संकेत देता है? डेबिट, तो डेबिट जो संकेत देगा, डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट मतलब होता है इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, या डिक्रीज इन लायबिलिटी। क्रेडिट मतलब डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो कहता है डेबिट के मतलब इंक्रीज इन एसेट्स, बोल हाँ इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी नहीं, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल भी मेरा लायबिलिटी होता है तो ये भी कम हो रहा है, इसके मतलब ऑल ऑफ दिस होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। कहता है इम्पर्सनल अकाउंट में बी क्लासिफाइड इनटू, इम्पर्सनल अकाउंट को कितने भागों में बांटा गया? तो देखिए अकाउंट्स के बारे में यदि बात करते हैं, अकाउंट, तो अकाउंट्स के दो प्रकार होता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट को दो भागों में बांटा गया है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो वही कहता है, और पर्सनल को तीन भागों में बांटा गया है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो वही क्वेश्चन कहता है कि जो आप व्यक्ति पर्सनल अकाउंट का कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में, रियल और नॉमिनल, इसमें ये दो भागों में बांटा गया। ये 13 नंबर को, 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आगे कहते हैं स्वामी खाता है, स्वामी खाता है, स्वामी मतलब प्रोप्राइटर अकाउंट। तो प्रोप्राइटर अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में होता है। पर्सनल अकाउंट का रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल, आउटस्टैंडिंग जिसके साथ, जिस एक्सपेंस के साथ लगा रहे, प्रीपेड जिसके साथ लगा रहे, ड्रॉइंग लगा रहे, ये सब होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसमें हम लोग मारेंगे पर्सनल। इसका भी ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? सी। 14 का क्या हो जाएगा? सी, है ना। आइए
कहता है मुन्ना को नगद माल बेचे गए माल को डेबिट किया जाएगा। मुन्ना को नगद माल बेचे, नगद माल बेचे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब बेच रहे तो टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। कहता है किसको डेबिट करेंगे, तो डेबिट क्या हो रहा है, कैश। कैश डेबिट हुआ, ये सेल्स क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो किसको हम लोग डेबिट किया जाएगा, ये सेल ऑफ गुड्स टू मुन्ना फॉर कैश इज डेबिटेड टू। मतलब किसको कैश ही डेबिट, किसको डेबिट किया जाएगा, तो डेबिट बी, कैश को किया जाएगा। रोकड़ खाता को हम लोग डेबिट किया, है ना, डोकर खाता को डेबिट किया जाएगा। आगे चलेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्सनल अकाउंट रिलेटेड। पर्सनल अकाउंट परिसंपत्तियों और दायित्वों, इसका कैसे समझ, एक्सपेंस और लॉस। इसको बता देते बाबू, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, एक्सपेंस और लॉस। ग्राहकों और लेनदार, मतलब ग्राहकों और लेनदार, ये एसेट्स और लायबिलिटी है, ये रियल का पार्ट होता है जिसको छू सकते हैं, और ये होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्योंकि इसमें ग्राहक और कस्टमर व्यक्ति से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, कहता है जनरल तैयार करते समय कितने खाते बनाए जाते हैं। कहता है जनरल तैयार करते हैं कितने खाते, जनरल में कितने खाना बनाया जाता है। तो जनरल एंट्री जब बनाते हैं, जनरल एंट्री तो 5 कॉलम होता है। आपने देखे होंगे कैसे होता है जनरल एंट्री का 5 कॉलम। देखिए यहाँ होता था डेट, यहाँ पार्टिकुलर LF, यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, पार्टिकुलर, यहाँ लिखते हैं LF, यहाँ लिखते हैं हम लोग अमाउंट, अमाउंट में डेबिट का अमाउंट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट का अमाउंट। तो ये 5 कॉलम हो गया, एक कॉलम, एक कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो 5 कॉलम, इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग, सी, है ना। समझ में आ गया 5 कॉलम क्या होता है। सो आगे चलेंगे, कहता है या वास्तविक खाता, डेबिट बैलेंस नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो नॉमिनल अकाउंट में कहता है डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट में क्या, किसको, संपत्ति को नहीं, इनकम को क्रेडिट किया जाता है, एक्सपेंस को किया जाता है, ये होगा बी। 18 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 18 नंबर का बी। 19 नंबर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की दशा में कर लगाया जाता है। इंटरनेशनल इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन इन द टैक्स दैट शैल बी लिव्ड इज, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की दशा में टैक्स लगाया जाएगा। वो देखिए सी से सेंट्रल होता है, एस से, है ना, स्टेट, आई GST, इंटरनेशनल, देखो आई इंटरनेशनल, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलेंगे 20 नंबर हम लोग, चलिए, कहता है खाता बही क्या है, लेजर क्या है। तो जनरल और लेजर दो चीज के बारे में बताएंगे। जनरल और लेजर के बारे में यदि बहुत बढ़िया देखते हैं तो जनरल होता है, ये आ सकता है, जनरल होता है वो सब्सिडरी बुक होता है, सब्सिडरी बुक होता है। लेकिन यही लेजर होता है, ये प्रिंसिपल बुक होता है, प्रिंसिपल बुक होता है। लेजर क्या होता है, प्रिंसिपल बुक होता है। तो इसमें प्रिंसिपल बुक सी नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 20 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ समझ में आ गया। ऋणी तथा धनी मत रोजना मचा उसके खातों में खाता बही में हस्तांतरण करने की प्रक्रिया जाती है। मतलब ऋणी और धनी के मदों में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम ए जनरल टू देयर, है ना, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर इट टर्म एज। टर्म एज मतलब ऋणी तथा धनी को
रोजनामचा से उसके खातों खाता बही हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जानी जाती है। यदि ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? अरे ट्रांसफर जो हम लोग करते हैं तो जनरल बनाए, जो रोजनामचा किए उसको ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? खतौनी बोलते हैं। पोस्टिंग कर रहे हैं तो ये ऑप्शन 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर होगा। आगे चलेंगे हम, आगे चलेंगे। प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया जाता है को लिखा जाएगा। प्राप्त चेक किए, चेक प्राप्त हो गया, अगले दिन लिखा जाएगा, है ना। आज चेक प्राप्त कर लिए तो चेक यदि हम लेते हैं तो कैश के रूप में लेते हैं, चेक लेते हैं तो कैश के रूप में लेते हैं, तो उसका लेखा किस प्रकार करेंगे? तो उसका लेखा कैसे किया जाएगा? तो चेक लिए हैं तो कैश बही में लेखा किया जाएगा। जो चेक दिया इसका जनरल एंट्री, तो चेक आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू जो देने वाला व्यक्ति होगा, जो भी डेटर होगा वो लिखेंगे। लेकिन है ना, यही चेक है कि यदि बैंक में जमा कर दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू देने वाला व्यक्ति हो जाता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट तो देने वाला व्यक्ति टू डेटर हो जाता। लेकिन चेक लिए तो इसका कैश के रूप में लिखा होगा, क्योंकि भाई चेक लेते हैं तो कैश के रूप में लेते हैं, लेकिन जब हम किसी चेक को देते हैं तो बैंक के रूप में प्रयोग होता है। क्योंकि चेक वो होता है जब तक आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, आपसे अकाउंट से यदि तक डेबिट नहीं होंगे, तब तक वो चेक चेक ही रहेगा, कैश के रूप में नहीं होगा। लेकिन जो लेने वाला व्यक्ति हो कैशी समझ के लेता है, उसको क्या करता है? कैशी समझ के लेता है। आगे चलेंगे। चलिए 23 नंबर में बैंक खाते का जमा शेष दिखाता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंक्लूड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंक्लूड, जो बैंक क्रेडिट, जब बैंक अकाउंट बनाते हैं हम लोग, यदि बैंक का खाता बनाते हैं तो बैंक का खाता में इधर लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, इधर बाय बैलेंस से लेते हैं। जब क्रेडिट शेष देखा लास्ट में हो जाता है तो बाय ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट बैंक, तो ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। विक्रय बही का उपयोग अभी विक्रय बही का उपयोग के अभिलेखित हेतु किया जाता है। विक्रय बही का उपयोग अभिलेखित हेतु किया जाता है, तो विक्रय बही सेल्स बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, है ना। सेल्स बुक में जो उपयोग होता है, जो लेखा किया जाता है, तो सेल्स बुक में जो हम लोग लेन देन करते हैं, तो सेल्स बुक में जो लेन देन करेंगे वो समझ जाइए कि सेल्स बुक में जो लेन माल के सभी विक्रय, टोटल सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। क्या होता है? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ जो सेल्स का लिखा होगा कैश सेल्स का नहीं होगा, कैश सेल्स का लिखा कैश में होगा, क्रेडिट सेल्स का लेसा ये सेल्स में होगा। तो यहाँ कहता है सभी, तो ये कट जाएगा। उधार सभी, उधार में बिक्री के सभी उधार बिक्री, तो बिक्री उधार तो होगा, लेकिन सभी उधार में क्या क्या बेच रहे हैं वो तो क्लियर नहीं किया है। माल को छोड़कर, माल छोड़ दिया तो ये भी छोड़ देंगे, लेकिन ये माल के सभी उधार बिक्री, ये डी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। माल के सभी जितना भी विक्रय होता है सब, है ना, उधार विक्रय के लिए लिखा होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। उधार पर क्रय किए गए माल को लिखा जाता है। उधार पर क्रय किए गए माल को लिखा जाएगा, है ना। उधार क्रय किए तो परचेज, ये तो सेल्स में होगा नहीं, उधार खरीदे कैश आया नहीं, जनरल प्रॉपर में होता नहीं, तो ये नंबर क्रय रोजनामाची बही में किया जाएगा। रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष क्या? फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स, रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष क्या है? रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, पासबुक का डेबिट शेष, रोकड़ बही का जमा शेष, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं बोल रहा है, तो जो जो फेवरेबल है, फेवरेबल है, तो जो फेवरेबल होगा तो हम बताए तो वो डेबिट डिनोट करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे चलेंगे।
कहता है ये पासबुक इज ए कॉपी ऑफ, पासबुक के एक प्रतिलिपि है, पासबुक के एक प्रतिलिपि है। क्या प्रतिलिपि है? बैंक के बहियों में ग्राहक के खाते, बैंक खाने से संबंधित रोकड़ बही, फर्म के प्राप्ति भुगतान खाते, इनमें से कोई नहीं। तो पासबुक का प्रतिलिपि होता है बैंक के बहियों ग्राहक के खाते। जो हम लोग को पासबुक मिलता है, तो पासबुक मिलता है तो पासबुक में क्या बैंक देता है, और बैंक देता है किसको देता है? ग्राहक को देता है। तो बैंक और ग्राहक से रिलेटेड होता है, इसलिए ये नंबर, इसलिए क्या हो जाएगा? ये नंबर। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। कहता है क्षतिपूरक अशुद्धियों का मिलान को प्रभावित करता है। क्षतिपूरक अशुद्धि है, क्षतिपूरक अशुद्धि मिलान को प्रभावित करता है। क्षतिपूरक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि वो होता है ना, कि इसके जगह पर उसको लिख दिए, उसके जगह पर उसको लिख दिए, तो इसके जगह पर इसको लिख दिए, उसके जगह पर इसको लिख दिए, तो है ना, लिखते हैं सही है, लेकिन है ना, फलनवा के जगह पर फलनवा, ए के जगह पर बी को लिख दिए। दोनों में से मतलब किसको प्रभावित करता है? ट्रायल बैलेंस को, बैलेंस किसी को नहीं प्रभावित करता है, दोनों में से किसी को नहीं प्रभावित करता। इसका ऑप्शन सी होगा। गलत लिख देंगे, गलत लिखेंगे तो नहीं, है ना, नाम गलत हो गया और सेम जनरल सेम किए। जहाँ कैश के जगह हो रहा था, मान लिया जब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो रहा था, अब बैंक के जगह पर हम मशीन लिख दिए, तो बात मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मशीन भी डेबिट साइड में होता है और बैंक भी मेरा डेबिट साइड में हुआ, तो डेबिट डेबिट बराबर हुआ, उससे तो कोई प्रभावित नहीं हुआ, किसी को नहीं प्रभावित करेगा। खतौनी के क्रम में खतौनी करने समय शून्य छूटना किस प्रकार की अशुद्धि है? शून्य छूट जाना, है ना, शून्य छूट गया, यदि शून्य हम नहीं तो एक तरीका से भूल गए, लिखना था 2000 लिख दिए 200, एक शून्य क्या हो गया? एक छूट गया गलती से, तो भूल की अशुद्धि हो गया, भुला गए जी, है ना, ये भूल की अशुद्धि होगा। आगे चलेंगे। कहता है क्वेश्चन, अब प्रचलन का मतलब मूल्यों में कमी करना। अब प्रचलन हो गया, अब प्रचलन मतलब होता है कोई पुराना के जगह पर नया आ जाना, नया तकनीक आ जाना। तो नया तकनीक आ जाएगा, नया आविष्कार हो जाएगा, नए नए टेक्नोलॉजी आ जाएंगे, तो पुराने चीज़ का प्रचलन कम हो जाता है। जैसे अभी गाड़ी में ले लीजिए, है ना, गाड़ी में ले लीजिए, BSC 4 आता था, 5 आता था, अभी 6 आने लगा, तो 4 का चलन कम हो गया, नया नया टेक्नोलॉजी आने लगे, तो नया नया तकनीक आ जाएगा, तो खोज एवं आविष्कार। यदि खोज और आविष्कार हो गया, तो खोज आविष्कार होगा, तो समझ जाइए कि एक तरीका से आप प्रचलन हो गया, एक तरीका से अपचलन। मशीन पर हरास तिथि से शुरू की जाती है। मशीन का हरास कब शुरू किया जाता है? मशीन का हरास जो शुरू किया जाएगा, है ना, क्रय जिन्हें खरीदेंगे वहाँ इसके उपयोग में लाए जाने वाली इसकी स्थापना से, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो मशीन का हरास उस दिन से प्रयोग होगा जिस दिन से इसका उपयोग करना शुरू करेंगे। जिस दिन प्रयोग करते हैं उस दिन से मशीन का हरास शुरू हो जाएगा। मशीन ला दिए, खरीद लिए, रख दिए, तो कोई हरास नहीं लगता है, उपयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल पर ले लीजिए आप, जैसे एग्जाम्पल में यदि लेके देखेंगे, मान लिया जाए शोरूम में गाड़ी ला के रख देता है, क्या उसका हरास लगता है? नहीं, वो सब बेच देगा, उसका उपयोग करेगा, चलाएगा, तब उसका वैल्यू कम होगा। ठीक है। कहता है बी के खाते की जगह ए के खाते में डेबिट करना किस प्रकार की गलती है? बी के खाते में लिखना था, हम ए के खाते में लिख दिए। बी के खाते में लिखना था, हम ए के खाते में। देखिए अमाउंट गलत नहीं हुआ है, अमाउंट होता है भूल की अशुद्धि, लेकिन यहाँ नाम का अशुद्धि, तो लेखा कमीशन होगा, लेखा संबंधी अशुद्धि, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका ये बी आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। कहता है राम को 500 की बिक्री की खतौनी उसके खाते में 50 की गई, इसमें प्रभावित होगा। राम को 500 के बिक्री के जगह पर 50 लिखे, राम, है ना,
कि बिक्री के जगह पर 500 के जगह पर कितना लिख दिए 50, एक जीरो छू, तो क्या प्रभावित होगा? सेल्स अकाउंट प्रभावित होगा, श्रम अकाउंट प्रभावित होगा, है ना, कैश अकाउंट प्रभावित होगा, नन ऑफ दिस। यदि राम को 500 के बिक्री पर खत्म उसके खाते में 50 की गई, राम के जगह पर 50 किया गया, तो समझ जाइए कि वो राम को प्रभावित किया, लेन देन को प्रभावित नहीं किया। 50 लिखे तो 50 से रिकॉर्ड होगा, इसलिए राम का कम हो गया। तो इसके मतलब है कि बी को मतलब राम को प्रभावित किया, ऑप्शन नंबर बी। एक मशीन की मरम्मत 1000 रुपये माना जाएगा। मशीन पर मरम्मत किए, मशीन को मरम्मत कर रहे हैं, मशीन मेरा फिक्स एसेट्स है, मशीन मेरा क्या है? फिक्स एसेट्स है। और मशीन पर यदि हम लोग मरम्मत करते हैं, मशीन की मरम्मत पर 1000 रुपया व्यय किए, रिपेयर किए, रिपेयर्स कर रहे तो आएगा तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आने की संभावना, इसलिए किए। लेकिन यदि इसका इंस्टॉलेशन पे खर्च करते, इसको बैठाने में खर्च करते, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता। लेकिन हम लोग इसको रिपेयर में खर्चा किए तो रिवेन्यू है, इसका ऑप्शन नंबर बी। आइए 33 नंबर 35 नंबर, अधिलागत का लाभ का 25% है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ होगा, विक्रय मूल्य पर लाभ होगा। विक्रय मूल्य पर क्या लाभ होगा? तो क्वेश्चन कहता है कि मान लिया जाए अधिलाभ पर, अधिलागत पर लाभ 25% है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस यदि मान लिया जाए, कॉस्ट प्राइस 100 मान ले, तो इसका कितना है प्रॉफिट? 25%, 100 का 25/100, तो 25 हो गया। तो लाभ का प्रतिशत 25 गुने 100, 25 का है ना, और इसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा? लागत मूल्य कितना, मतलब 25 प्लस सेल्स मूल्य कितना हो जाएगा? 125, है ना। 25 25 5 दूनी 20%, इसका आंसर हो जाएगा 35 का, ये 20% आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 20% हो जाएगा, 20% आंसर हो जाएगा। 36 नंबर में आते हैं, एक विशेष तिथि सभी संपत्ति दायित्वों का सारांश है। एक विशेष तिथि पर सभी संपत्तियों दायित्वों का सारांश है। एक विशेष तिथि पर, है ना, एक विशेष तिथि पर हमारा सभी संपत्ति और दायित्वों का सारांश होता है। क्या होता है? सभी दायित्वों को लिखते हैं, सभी लायबिलिटी को लिखते हैं, तो ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस होता नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारांश के रूप में नहीं, ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं तो खाली एक विशेष सभी संपत्ति सभी दायित्व, तो ट्रायल बैलेंस में सभी संपत्ति और सभी दायित्व को नहीं लिखा है, उसके साथ एक्सपेंस को भी लिखा है, इसलिए बैलेंस शीट होगा। बैलेंस शीट में सब एसेट्स और लायबिलिटी को ही लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए 37 है, अंतिम खाते में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? बैलेंस शीट में किसे शामिल, अंतिम खाते में फाइनल अकाउंट में किसे शामिल किया जाता है? यदि हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, क्या बना रहे हैं? फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में क्या था? फाइनल अकाउंट में 3, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग को भी शामिल किया जाता है, पीएल को भी शामिल किया, बैलेंस शीट को, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। आगे चलेंगे, कहता है प्रत्येक संयोजन का लेखा होना चाहिए। प्रत्येक एडजस्टमेंट का लेखा, प्रत्येक एडजस्टमेंट का लेखा 2 जगह होता है। जो भी एडजस्टमेंट मतलब होता है क्या? एडजस्ट करना। एडजस्ट करना मतलब क्या? जो लेन देन होते हैं उसमें कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो उस तिथि को रिकॉर्ड नहीं किए जाते, बाद में पता चलते हैं, है ना, तो उसे एडजस्टमेंट में लिख दिया जाता है। तो एडजस्टमेंट के लेखा 2 स्थान पर किया जाता है। कितना स्थान पर किया जाता है? 2 स्थान पर किया जाता है, एक स्थान होगा नहीं। एडजस्टमेंट के लेखा 2 स्थान पे किया जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है अंतिम रोहतिया तलपट में दिखाया गया तो कहाँ दिखाया जाए? यदि क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाया गया है? ट्रायल बैलेंस में। यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाएगा और ट्रायल बैलेंस में यदि है तो वो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। कहाँ दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में। आज यदि यही क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में रहे तो 2 जगह दिखाया जाएगा। कहाँ दिखाया जाएगा? एक ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा और एक बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो चलिए यहाँ हो जाएगा
लास्ट क्वेश्चन है, कहता प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट सॉव इज द, मतलब करेंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, इनकम। प्रीपेड है, पहले दे दिए, पहले दे दिए क्या, रेंट दे दिए, तो मेरे लिए करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए, इसका सी था, है ना, ए। बच्चों ये एक सेट था, जेक द्वारा जारी किया गया सेट था। उस सेट को हम लोग बहुत बारीकी से देखे, बहुत बारीकी से बताए। अब जो लोग क्लास, जो अभी 11th का एग्ज़ाम देंगे, 11th के एग्ज़ाम में देने वाले विद्यार्थियों के लिए एक गुड न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि आपके जो 12th का क्लास मिशन मंजिल, आपको मिशन मंजिल 499 में करवा रही है। कितना में करवा रही है, 499 में। ओनली फॉर 499 में आप पूरा कॉमर्स का तैयारी कर सकते हैं। कॉमर्स की तैयारी, इसमें अकाउंटेंसी का मिलेगा क्लास, बीएसटी का क्लास मिलेगा, है ना, इंग्लिश का क्लास मिलेगा, इकोनॉमिक्स का क्लास मिलेगा, है ना, कंप्यूटर साइंस का क्लास मिलेगा। अलग अलग फैकल्टियों द्वारा अलग अलग क्लास दिए जाएंगे। क्लास बेहतर अनुभवी टीचरों के माध्यम से आपको मिलेगा। तो आप देर ना करें और मिशन मंजिल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें और 499 में 12th कॉमर्स का आप एक तरीका से, है ना, आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करें और बहुत बारीकी से पढ़ें। आपको 499 में 12th क्लास का फुल कोर्स दिया जा रहा है ना। इसके साथ पीडीएफ नोट्स मिलेगा, हाँ, राइटिंग, हैंड राइटिंग, हाथ से लिखा हुआ नोट्स मिलेगा। इसके अलावा और आपको दिए जाएंगे, क्या क्या दिए जाएंगे, इसलिए क्विज का भी प्रावधान है, टेस्ट होगा, है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, है ना। तो आप देर ना करके, है ना, आप एक बार मिशन मंजिल, है ना, में अवश्य जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।